एनएसएस कोचिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10 का जो हमारा विज्ञान का चैप्टर चल रहा था प्रकाश का अपवर्तन, उसका ये नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम क्रांतिक कोण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रांतिक कोण के बारे में हम जान लेते हैं। तो क्रांतिक कोण क्या होता है, तो क्रांतिक कोण को आप सीधा ऐसा बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं, क्रांतिक कोण ऐसा बोल सकते हैं कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो। इसे हम एक फिगर के माध्यम में समझते हैं, तो हमारा फिगर क्या है, जैसे देख लीजिए, देखिए आपके पास ये देखिए फिगर है आपके पास। इसमें क्या होगा, ये अभिलंब है, इसे डॉट डॉट से दिखा दे रहे हैं। इसमें क्या होगा, एक किरण आपकी जो आती है उसे क्या बोलते हैं, आपतित किरण। इसे क्या बोलते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण। और इस कोण का मान क्या होता है, इस कोण का मान क्या होता है आपका, आपतन कोण। क्या होता है, आपतन कोण। इसे आप क्या लिखते हैं, आई। और यहाँ पे आपने प्रकाश के अपवर्तन वाले लेक्चर में, अपने वीडियो में आपने क्या पढ़ा था, उसमें ये था आपका, अगर किरणें विरल, या ये आपका क्या है, सघन और ये आपका विरल, अगर किरण आपकी सघन से विरल में जाती है तो क्या होता था, आप खुद ही देख लिए। अगर प्रकाश घने वाली जगह से अगर विरल वाली जगह में जाएगी, हल्के वाली जगह में जाएगी, तो क्या होगा, इसकी सबसे पहले तो क्या होगा, प्रकाश की चाल में चेंजिंग आएगी, स्पीड में चेंजिंग आएगी। स्पीड का मतलब क्या होगा, यहाँ पे सघन माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगा, थोड़ा सा स्लो होगा, और विरल में क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, सघन से जब विरल में जाती है तो क्या होता है, ये अभिलंब से दूर हट जाती है। जाना चाहिए था आपको प्रकाश को कैसे, इस तरह से, लेकिन जाएगा ये किस तरह से, इस तरह से जाएगा आपका। तो ये क्या हो रहा है, अभिलंब से दूर हट जा रहा। तो आपको जो आपका ये क्रांतिक कोण होता है, तो क्रांतिक कोण क्या बोलता है, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री हो, क्रांतिक कोण कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। तो देख लीजिए दूसरा फिगर आपका, ये वाला जो कोण, आपतन कोण, ये वाला कोण कह रहा है कितना होना चाहिए, किस तरह से बना दे, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा दे, इसको इस तरह से थोड़ा सा बढ़ा देंगे। देखिए अगर इस कोण को इस तरह से बढ़ा दे कि ये वाला जो आपकी किरण है, ये वाला अपवर्तित किरण है, वो क्या हो जाए, इस तरह से हो जाए, इस वाले लाइन पे आ जाए, इस वाले लाइन पे आ जाए, और इसका मान कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कोण कहलाएगा वो आपका क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण। इसे सी से लिखा जाता है, ठीक है, किसे लिखा जाएगा, सी से लिखा जाएगा, और ये कोण क्या कहलाएगा आपका, क्रांतिक कोण कहलाएगा। तो ऐसा हो जाएगा आपका, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, क्रांतिक कोण कहलाता है। बात क्लियर, यहां से आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या करिए, वीडियो को दोबारा से देखिए, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तो अगला हम टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है, एक बार देख लीजिए, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एक इसी में हमारा होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होगा, देख लीजिए एक बार।
देखिएगा यहां पे ये आपका जो एंगल था ये कितना था, 90 डिग्री था, 90 डिग्री था। इसे आप क्या लिखते थे, सी। तो आपका जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आपका जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है उसमें क्या होगा, ये वाला पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मतलब यहां से आप इसका डेफिनेशन, अगर इसका मान, अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा भी अधिक हो जाए, यानी ये वाला मान, जैसे ये आपका क्रांतिक कोण है, अगर इसका मान थोड़ा सा अधिक हो जाए, क्या हो जाए, थोड़ा सा अधिक हो जाए, सी से थोड़ा सा अधिक, जैसे मान लीजिए ये कितना था, थीटा था, तो थीटा प्लस हो जाए, यानी मतलब कुछ बढ़ जाए, तो क्या होगा, तुरंत ये क्या होगा, जो आपका, जो आप प्रकाश डाल रहे हैं वो प्रकाश क्या होगा, पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगा, पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगा। इसी घटना को क्या बोला जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोला जाता है, यानी जिस माध्यम में था उसी माध्यम में लौट जाएगा। इस घटना को क्या बोला जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोला जाएगा। उसके बाद हमारा क्या होगा, यहां पे से आप क्या बोलेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण, और ये आपका क्या होगा, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, ये आपतित किरण और ये आपका अपवर्तित किरण। तो और इसे आप क्या बोलेंगे, इस वाले कोण को आपतन कोण, और ये क्या होगा आपका परावर्तन कोण। परावर्तन ही अपवर्तन कोण होगा, ये क्या होगा, आपतन कोण, और ये आपका होगा अपवर्तन कोण। ठीक है, उसके बाद ये एंगल बन जाएगा आपका, यहां से लेके यहां तक, ये हो जाएगा आपका अपवर्तन कोण। अब एक हमारा एक संबंध होता है, एक संबंध होता है हमारा, क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें, ये भी लिख लीजिए, उसके बाद से वो पढ़ेंगे आप। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कुछ शर्तें होते हैं, उनके बारे में लिख लीजिएगा, या पहले इसका डिफिनेशन लिख लीजिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का डिफिनेशन। क्या लिखेंगे, यदि आपतन कोण का मान, कोण का मान क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण से के मान से थोड़ा अधिक हो, अधिक हो, तो प्रकाश पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, लौट आती है, लौट जाती है। और इसी घटना को क्या बोला जाता है, इसी घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये वाला कोण अगर सी से प्लस होगा, सी से प्लस होगा, तो ये क्या हो जाएगा, जिस माध्यम में आया था उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। और इसी घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है या बोला जाएगा। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दो शर्तें होते हैं, उन दो शर्तों को आप जान लीजिए।
पहला शर्त क्या होता है, पहला शर्त ये होता है कि प्रकाश, पहला शर्त आपका है प्रकाश प्रकाश हमेशा क्या होगा, हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा। प्रकाश हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा। और दूसरा हमारा है दूसरा कंडीशन हमारा है, दूसरी शर्त जो हमारी है, जो आपका आपतन कोण होगा, आपतन कोण, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होगा, क्रांतिक कोण से बड़ा होगा, बड़ा होगा या होना चाहिए। इसी तरह है आपका प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। ये कोण आपका 90 डिग्री है और ये क्या आपका सी है, क्रांतिक कोण सी है। तो यहां से आपका आपतन कोण जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपतन कोण क्या हो जाएगा, ऐसा मान लीजिए ये आपका था कि सघन और ये आपका विरल। तो एक संबंध होता है, उस संबंध का नाम लिख लीजिए, उस संबंध का नाम होता है आपका अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध, अपवर्तनांक तथा क्रांतिक कोण में संबंध। संबंध, तो इस संबंध को स्थापित करने के लिए हम क्या करेंगे, इस विरल को हम 1 मानेंगे और सघन को 2 मानेंगे, विरल को 1 सघन को 2। तो ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखते हैं हम, यदि विरल माध्यम को 1 मान लिया जाए, क्या लिखेंगे, यदि विरल माध्यम को 1 मान लिया जाए एक तथा सघन माध्यम को माध्यम को 2 मान लिया जाए, 2। तो स्नेल के नियम अनुसार क्या होता है, स्नेल के प्रकाश अपवर्तन के नियम अनुसार क्या होता है, ऐसा लिख सकते हैं, स्नेल के नियम अनुसार क्या होता था आपका, अगर इस तरह से लिखा हुआ है n2 1, मतलब दूसरे का पहले के सापेक्ष अपवर्तनांक, दूसरे का पहले के सापेक्ष अपवर्तनांक। सघन माध्यम को अगर 2, सघन माध्यम को 2, तो स्नेल के नियम अनुसार क्या होगा, n2 1, मतलब n2 1, इसका मतलब क्या होगा, पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा आपका साइन i अपान साइन r, साइन r, ये आपका स्नेल के नियम अनुसार होगा। तो देखिए साइन i का मान क्या है, आपतन कोण का मान इस फिगर से क्या होगा,
आपतन कोण का मान यहाँ से क्या होगा आपका c है, तो हम क्या लिखेंगे n21 बराबर क्या लिखेंगे साइन c, और साइन r यानी अपवर्तित कोण का मान कितना है 90 है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन 90। और साइन 90 का मान क्या होता है, साइन 90 का मान आपका 1 होता है, तो यहाँ से लिखेंगे n21 बराबर क्या करेंगे साइन c, मतलब दूसरे पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा आपका साइन c। या करके आप लिख सकते हैं, या करके इसके नीचे आप क्या लिख सकते हैं 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हम लिखें n12 यानी दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक अगर निकाला जाए तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 1/sin c, 1/sin c। अब एक क्वेश्चन से हम जब एक क्वेश्चन इस फार्मूले पे एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मतलब n12 का मतलब क्या होगा पहले के सापेक्ष दूसरे के सापेक्ष पहले का अपवर्तनांक, यानी सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक ये होता है। और इसमें क्या होगा विरल सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, यहाँ पे क्या होगा विरल माध्यम का सघन माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो एक क्वेश्चन आपके पास है, तो क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं हम। क्वेश्चन हमारा है वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण क्रांतिक कोण 45 डिग्री है। कितना है 45 डिग्री है। उसके बाद वायु के सापेक्ष उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करिए, वायु के सापेक्ष उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या दिया है, आपका C का मान दिया है, कितना दिया है 90 डिग्री। क्रांतिक कोण का मान, यही तो आपका क्रांतिक कोण होता है। अगर ये कोण ये वाला कोण आपतन कोण का मान क्या हो जाए, कितना हो जाए कि आपका अपवर्तित या अपवर्तन कोण कितना हो जाए आपका 980 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, वही आपका क्या हो जाता है क्रांतिक कोण। तो ये वाला मान आपका दे रखा है, C का मान दे रखा है कितना 45 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, निकालना है क्या आपको वायु के सापेक्ष। तो देखिए वायु के सापेक्ष क्या निकालना है आपको, वायु के सापेक्ष उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। मान दिया 90, ठीक है। C का मान कितना दिया है 90, n का मान निकालना है आपको, ठीक है। तो फार्मूला क्या था आपका n बराबर साइन 1/sin c, साइन c। तो यहाँ से n निकाल लीजिए आप, बराबर कितना 1 साइन 45 का मान क्या होगा साइन 45, ये हो जाएगा आपका साइन 45। और साइन 45 का मान क्या होगा 1/√2, क्या होगा 1/√2। तो यहाँ से लिखेंगे n बराबर 1 और साइन 45 का मान होता है, यहाँ पे लिख दीजिएगा साइन 45 का मान 1/√2। तो यहाँ से लिखेंगे 1/√2। अभी ये n बराबर क्या हो जाएगा, अगर 1 लिखा है इसके नीचे 1 लिखेंगे और ये √2 गुणे 1 आएगा, कितना गुणा करके √2 आएगा आपका। तो n बराबर √2, उसका जो अपवर्तनांक निकलेगा वायु के सापेक्ष उस द्रव का अपवर्तनांक कितना लिखेगा √2। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं
चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन हमारा और है, ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। एक क्वेश्चन हमने किया था, तो आपके पास एक फार्मूला होता है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। यदि कांच का अपवर्तनांक 3/2 है तो कांच में प्रकाश की चाल निकालना है। तो ठीक है, हमने एक फार्मूला पढ़ा था, n बराबर क्या था, जो ये आपका पहले होता था ऊपर लिखा जाता था, और जो ये आपका दो, इसमें ऐसा बोल सकते हैं, जो ये वाला होता था पीछे वाला होता ऊपर लिखा जाता था। तो ऐसा लिखा जाता है कि माध्यम एक में प्रकाश की चाल, बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। तो अगर हम माध्यम 1 को क्या मान लें, हवा, माध्यम 1 को अगर 1 को हम क्या मान लें, हवा या वायु या निर्वात, ऐसा मान लें निर्वात है, क्या है, निर्वात है। और 2 को हम क्या मान ले, 2 को हम मान लें कांच। तो क्या होगा, माध्यम 1 मतलब निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं n21 का मान दे रखा है कितना, 3/2, कितना 3/2 बराबर माध्यम 1 में प्रकाश की चाल। माध्यम 1 को हमने निर्वात माना है, तो निर्वात क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸। ठीक है, उसके बाद ये निकालना है माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, हम B2 मान लेते हैं। हमारा क्या है, B। अब यहाँ से क्या होगा हमारा, देखिए कटेगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा आपका, 3 से कैंसिल, यानी 1 आ जाएगा यहाँ पे। और ये क्या हो जाएगा, इसमें ये गुणा हो जाएगा, इसमें ये गुणा हो जाएगा। तो ये V2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इस तरह का हमने क्वेश्चन पिछले वीडियो में किया था। ठीक है, तो देख लीजिए।